हम लोग का क्या है। तो सो नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग का बचा दैट इज योर मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो देखते हैं नेक्स्ट वन, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये दो पॉइंट हम लोग के यहाँ पे बचे हुए हैं। यानी मोस्टली काफ़ी ज़्यादा चीज़ को उन्होंने यहाँ से हटा दिया है और रिमेनिंग अब केवल थोड़े से पार्ट ही हम लोग को बच गए जिसको हम लोग को कवर करना है। एक है मैग्नेटाइजेशन और दूसरा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, राइट। सो दोनों पार्ट को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं कि आखिर ये मैग्नेटाइजेशन क्या है और दूसरा ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है। सो दो वर्ड है यहाँ पे, एक है मैग्नेटाइजेशन। सो छोटा सा डेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे। मोस्टली इन दोनों वर्ड का हम लोग यूज़ करते थे, पारा, फेरो और डाई को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। मगर वो उसको ही हटा दिया गया तो इसका ज़्यादा कोई मीनिंग बनता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देखते हैं, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो मैग्नेटाइजेशन मोस्टली एम वर्ड से यूज़ करते हैं, कैपिटल एम, एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वर्ड से यूज़ करते हैं, कैपिटल एच। तो हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन देखना है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है और आखिर ये होता क्या है, मैग्नेटाइजेशन होता क्या है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है। ओके, सो इसको देखने के लिए पहले मुझे समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि जो मेरा मैग्नेटिक मटेरियल होता है कि आखिर उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट। तो अगर मुझे मैग्नेटिक इंटेंसिटी समझना है या अगर मुझे मैग्नेटाइजेशन समझना है, ओके, प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं एक तरह का प्रोसेस है, तो इसको देखने के लिए सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि आखिर जो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं या किसी भी चीज़ को अगर हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं या उसके पास अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है तो आखिर ये बना हुआ कैसे होता है, उसके पास वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ से भी आती है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो मोस्टली जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कोई मटेरियल जो होती है उसमें एक तरफ आपका नॉर्थ पोल रहता है, दूसरी तरफ आपकी साउथ पोल रहती है, लेकिन वो जो होती है वो जिसको कि आम लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं दैट इज नथिंग बट ए डायपोल्स, या जिसके पास मैग्नेटिक मोमेंट रहा होगा, है ना, दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जो नॉर्थ से साउथ जा रहा होगा जिसको कि हम लोग आम लैंग्वेज में डायपोल्स भी बोलते हैं। सो मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है वो अरेंज होती है, जब वो किसी एक खास डायरेक्शन में अरेंज हो जाती है तो वहाँ पे उसको क्या मिलता है, तो उसको एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, उसको एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, राइट ना। उसे ऐसे सारे मटेरियल में आपके कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, लेकिन इनिशियली सब में जीरो होते हैं। तो जस्ट लाइक अगर मैंने कोई मटेरियल लिया जो कि काफ़ी अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर सकता है, तो लेट इट बी कि अगर मैंने यहाँ पे एक मटेरियल ले रहा हूँ, लेट दिस वन इज द मटेरियल। तो इस मटेरियल के अंदर क्या रहते हैं, एक डायपोल्स अरेंज होता है। तो इस मटेरियल के अंदर आपके डायपोल्स होते हैं और इस डायपोल्स के अंदर अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, लेकिन इनिशियली ये डायपोल्स जो होते हैं एक रैंडम वे में अरेंज होते हैं, किसी खास वे में नहीं बल्कि किसी भी रैंडम वे में ये अरेंज होते हैं। वो डिपेंड करता है इसका इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर पे, वो इस तरह से अरेंज होते हैं, राइट। इस तरह से अरेंज होते हैं, रैंडमली वो अरेंज होते हैं, किधर भी वो अरेंज हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनके ऊपर किस तरह का इन्वायरमेंटल इफेक्ट पड़ा है, और ये खास एक एरिया में अरेंज होते हैं, जिसको जिस तरह का एरिया मिलता है उस तरह से वो अपने एरिया में अरेंज हो जाते हैं, जिसको कि हम लोग डोमेन्स बोलते हैं। तो इस तरह का एरिया होता है और इसमें जाकर ये अपने आप को अरेंज करते हैं। ठीक है? हर एक इसको, ये मेरा डायपोल्स है, एक तरह का डायपोल्स है, जिसमें ये डॉट जो बता रहा है वो आपका मोस्टली निगेटिव चार्जेस बताता है और ये जो एरो बता रही है वो आपकी पॉजिटिव चार्जेस बता रहे हैं, जहाँ पे हम लोग देखा था
कि अगर मैं कोई दो चार्जेस लूँ पॉजिटिव और निगेटिव, तो यहाँ पे आपको एक तरह का डायपोल्स मिलता है अगर वो थोड़ा सा सेपरेट हो तो, और ये डायपोल्स जो होता है निगेटिव से पॉजिटिव की हो जाती है। तो मोस्टली ये जो रहा होगा वो पॉजिटिव बता रहा होगा और ये जो रहा होगा निगेटिव बता रहा होगा। मैग्नेट के केस में ये आपको साउथ बता रहा होता है और ये आपको नॉर्थ बता रहा होता है, नॉर्थ और साउथ, राइट। तो ये मेरा कुछ इस तरह से डायपोल्स होते हैं, और इस डायपोल्स का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, ओके। जब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के रिस्पेक्ट में उसका मोमेंट देखते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। उसी तरह से मैग्नेट के रिस्पेक्ट में हम लोग देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, यानी इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है वो जीरो होती है, क्योंकि रैंडम अरेंजमेंट के कारण से नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका जीरो हो जाता है, ओके, रैंडम अरेंजमेंट के कारण से। जिसको कि स्मॉल एम से भी इंडिकेट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट पीछे देते हुए थे, राइट। ड्यू टू रैंडम अरेंजमेंट, इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में इस एरिया को, ये जो मेरा एरिया है जहाँ पे आपके डायपोल्स अरेंज हैं, इसको हम लोग डोमेन्स बोलते हैं, ओके, डोमेन्स। इसको डोमेन्स यहाँ पे बोला जाता है, ओके। ड्यू टू, तो हर एक, जैसे कि अगर मैंने आयरन बार लिया तो आयरन बार के पास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन डायपोल मोमेंट रैंडम अरेंजमेंट होने के कारण से आपको कोई मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे नहीं मालूम चलती। लेकिन वही अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड को उससे टच करवा देंगे तो आपको फिर वो मैग्नेट बन जाएगा, राइट। ड्यू टू रैंडम अरेंजमेंट ऑफ डायपोल, ड्यू टू रैंडम अरेंजमेंट ऑफ डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल यहाँ पे बोलूँगा, यानी ये जो है छोटा छोटा का बार मैग्नेट है, ये सब सारे बार मैग्नेट है, स्मॉल बार, वेरी स्मॉल बार मैग्नेट मैं इसको बोल सकता हूँ। तो ये सारे जो है वो आपके बार मैग्नेट है, लेकिन काफी छोटे छोटे हैं, जिसके पास अपना एक मोमेंट होता है, राइट ना। ड्यू टू रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल in an area called as domain, the net dipole moment is जीरो। नेट डायपोल मोमेंट इसका क्या होता है, जीरो, यानी यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड को शो नहीं करता, यहाँ पे ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड को शो नहीं करता है। लेकिन अगर मैंने वहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आया, सो मैं आपको एक थोड़ा सा फिगर दिखाना चाहता हूँ, मैग्नेटाइजेशन, आपको इजी में समझ में आएगा। ये आपने देखा होगा पहले लोग क्या करते थे, कॉइन को ले जाते थे, उसको रेलवे ट्रैक के ऊपर रखते थे। तो रेलवे ट्रैक के ऊपर रखने के कारण से क्या होता था, वो कुछ देर के लिए मैग्नेटाइज हो जाता था। इवन आप अगर कॉइन को किसी मैग्नेट के साथ करेंगे और उसके बाद उसको मैग्नेट के साथ हटाएंगे तो कुछ देर के लिए वो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है कुछ देर के लिए, ओके। उसके बाद कुछ देर के बाद फिर से वो क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज का जो केसेस हो रहा है कि कुछ देर के लिए आपका वो मैग्नेट बन जाता है, कुछ देर के लिए जो होता है वो आपका फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाता है, फिर से अगर मैं किसी खास मैग्नेट के पास लाया तो आपका क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। तो इस तरह का केसेस जब हम लोग देखते हैं रियल लाइफ में, ओके, सो उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। कि आप अगर किसी भी मटेरियल को जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जिसके पास, जस्ट लाइक अगर मैं आयरन का बात करूं, उस मैग्नेटिक मटेरियल को आप अगर किसी दूसरे मैग्नेट के साथ अटैच करवाएंगे तो उसके बाद कुछ देर के लिए वो क्या हो जाता है, खुद ब खुद मैग्नेट बन जाता है। तो खुद ब खुद क्या हो जाता है, मैग्नेट बन जाता है। कुछ देर के बाद फिर से वो अपने इनिशियल कंडीशन में आ जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज ए मैग्नेटाइजेशन, ओके। सो यहाँ पे मैं कुछ फिगर दिखाना चाहता हूँ, मैग्नेटाइजेशन और पॉइंट।
या मोस्टली आप स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करेंगे तो स्क्रू ड्राइवर ड्राइवर के केसेस में ये हो जाती है। ओके, अभी मुझे मिल नहीं रहा, जब मिलेगा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। राइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो अब इसी जो मेरा ये मटेरियल है, दिस इज द मटेरियल जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया हूँ, जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अब मैंने क्या किया, इसको अगर मैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाऊँ तो क्या होगा। तो लेट अस कंसीडर, मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। सो लेट दिस वन इज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये डॉट इंडिकेट कर रहा है, वो आपका एरो इंडिकेट कर रहा है, तो इधर रहा होगा आपका साउथ और इधर रहा होगा आपका नॉर्थ। ठीक है, सॉरी, नॉर्थ टू साउथ, ये आपका रहा होगा नॉर्थ, ये रहा होगा आपका साउथ। ओके, नॉर्थ टू साउथ में आ जा रहा है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैंने क्या किया, जो मेरा ऊपर वाला डायपोल था, ये जो मेरा ऊपर वाला मटेरियल था, इस मटेरियल को मैंने क्या किया, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले आया। इस मटेरियल को मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले आया, इस तरह से। ठीक है, सो होगा क्या कि जो इसका डोमेन्स है या जो इसका डायपोल्स है, डोमेन्स यानी अरेंजमेंट ऑफ डायपोल्स इन एन यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज द डोमेन्स। ओके, सो इसके जो डायपोल्स है, जो कि पहले आपका एक रैंडम वे में अरेंज थे, अब वो क्या हो जाएंगे, किसी एक खास डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। ठीक, सो पहले यहाँ पे देखो जो कि रैंडम वे में अरेंज थे, जिसमें इंडिकेटिव जो इंडिकेट कर रहा है साउथ और पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है नॉर्थ, क्योंकि इन साइड का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो क्या होते हैं, खास डायरेक्शन में जाके अरेंज हो जाते हैं। खास डायरेक्शन में अरेंज होने का मतलब यहाँ पे क्या है, एरो जो है वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी सारे डोमेन यानी सारे डायपोल्स अब मेरे इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ओके, साउथ वाले को नॉर्थ खींचेगा और नॉर्थ वाले को आपका साउथ खींचेगा, तो सारे जो है एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगे। अब बिकॉज मोमेंट्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड मिलना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द एरिया, और ये खास एरिया में आपका अलाइंड हो चुका है, सब एक ही डायरेक्शन में क्या हो चुके हैं, अलाइंड हो चुके हैं। ओके, सो लेट इस तरह से मेरा ये सारा जो रैंडम अरेंज था, अब वो क्या हो गया, एक ही डायरेक्शन में मेरा अलाइंड हो गया। अब एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होने के कारण से अब यहाँ पे जो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट रहा होगा वो जीरो नहीं रहा होगा, बल्कि यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक मोमेंट अब मुझे मिलना शुरू हो गया होगा। अब अगर मैग्नेटिक मोमेंट शुरू होगा तो इसके पास अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, यानी ये कुछ देर के लिए आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। ओके, भले टेम्पोररी हो, मगर ये क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। जब तक ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। पुराने ज़माने में देखते होंगे कॉइन को अगर आप किसी मैग्नेट के पास ले जाएं, उसके साथ अटैच करके रखें, उसके बाद जब कॉइन को किसी दूसरे कॉइन के साथ अटैच करवाएंगे तो वो दूसरे कॉइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि कुछ देर के लिए वो आयरन जो होती है वो मैग्नेटाइज हो जाती है। राइट ना, तो यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक मोमेंट अब मेरा जीरो नहीं रहेगा, बल्कि हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट रहा होगा पहले वाले बार मैग्नेट का, दूसरे वाले बार मैग्नेट का, तो ये सारे छोटे छोटे बार मैग्नेट से जो हर एक मटेरियल के अंदर होते हैं, तो अब ये सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक मोमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटाइजेशन। जब मैं किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके जब मैं डायपोल्स को अरेंज करवाता हूँ, या वहाँ पे डायपोल मोमेंट में गेन करता हूँ पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। अब जैसे कि अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि इसको अरेंज करने के लिए मुझे 2 टेस्ला कम से कम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, लेकिन आपने केवल 1 टेस्ला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूज किया है, तो सारे डायपोल्स तो अरेंज नहीं हो पाएंगे, कुछ ही डायपोल्स आपके अरेंज हो पाएंगे। राइट ना, तो यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई किया। सो मैग्नेटाइजेशन इज दिस प्रोसेस।
और इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल इज नोन एज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ दैट मटेरियल। तो हर एक मटेरियल का अपना अलग अलग मैग्नेटाइजेशन होता है। अब अल्युमिनियम का अगर मैं ले लेता तो मैं कितना भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता, उसमें वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आती, क्योंकि उसके डायपोल्स को अरेंज ही हम लोग नहीं कर पाते एक डायरेक्शन में। आयरन का लेते तो काफी जल्दी वो मैग्नेटाइज हो जाता है, राइट ना। सो मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन जो होता है दैट इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, और मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है किसी भी का, किसी भी मटेरियल का, और वो डिफाइंस करता है कि मैं कितना मोमेंट आपका अरेंज हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मोमेंट आपका अरेंज हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम। सो मैग्नेटाइजेशन और कैपिटल एम अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, सो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। हर एक मटेरियल का अपना अलग अलग मैग्नेटाइजेशन वैल्यू होता है। दूसरा, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये मेरा नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, यहाँ पे यूज कर लेता हूँ NET। ओके, सो नेट मैग्नेटिक हो गई, नेट डायपोल नहीं बल्कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो, मोमेंट इज जीरो, ठीक है। तो ये मेरा नेट मैग्नेटिक मोमेंट है। तो द नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल is known as magnetization of that material या ऑफ द मटेरियल, उसी को बोलते हैं उस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन है। ओके, राइट ना। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। उसी तरह से यानी अगर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे दैट इज कैपिटल एम इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कैपिटल एम इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो ये जो मेरा है दिस इज नथिंग बट योर मैग्नेटिक मोमेंट, और मैंने कितना वॉल्यूम में मुझे मैग्नेटिक मोमेंट मिला, तो ये है मेरा वॉल्यूम। सो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटाइजेशन, सॉरी मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट वन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा। इसका अपना डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन बताएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इसका जो SI यूनिट होता है, राइट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज SI यूनिट इज एम्पियर पर मीटर। SI यूनिट जो इसका हो जाता है विच इज नथिंग बट योर एम्पियर पर मीटर। अब एम्पियर पर मीटर कैसे हुआ, सो अगर मैं इसको नोट में डालूं, ओके, सो आपको याद है मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों ने पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू करंट NIA, ओके, और वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेट इट बी लेंथ इनटू एरिया। सो अगर आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो एरिया एरिया चला जाएगा, राइट, ऊपर बच जाएगा करंट, नीचे बच जाएगा लेंथ, तो एम्पियर पर मीटर, राइट, एम्पियर पर मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटाइजेशन।
दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटाइजेशन। समझ में आया? ये इसमें कोई डाउट्स है? ओके सो इट सर इज, हाँ जो मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ है वो लिमिटेड टाइम के लिए हुआ होगा ना, परमानेंट हाँ तो वो नहीं हुआ लिमिटेड होगा। टाइम, वो परमानेंट मैग्नेट नहीं है, वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होगा। जब तक है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तब तक वो मैग्नेटाइज्ड होगा। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड गया उसका मैग्नेटाइजेशन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर से वो अपने अपने जैसे पहले अरेंज था उसी तरह से फिर से अरेंज हो जाएगा। ओके, जैसे वो पहले अरेंज था उसी तरह से दोबारा अरेंज हो जाएगा, यानी फिर से उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। राइट, लेकिन जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जब तक उसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे उसका मैग्नेटाइज वो उसका डायपोल मोमेंट जो रहेगा वो एक ही डायरेक्शन में अरेंज रहेगा। और जब तक उसका एक ही डायरेक्शन में अगर वो अरेंज है तब तक उसके पास जो है वो मैग्नेटाइजेशन मौजूद रहेगी, यानी वो तब तक मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी को शो करता रहेगा। जैसे कि आप कॉइन के केस में देखते होंगे, जैसे ही वो गया उसके बाद फिर वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी वहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। यस सर। राइट ना? ओके, तो डिफरेंट मटेरियल का अलग अलग मैग्नेटाइजेशन होता है। कुछ मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन आपका कम होता है, यानी आप उसको कितना भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते रहे वो कभी भी अपने आप को चेंज करने वाला है नहीं। जस्ट लाइक अगर मैं इंसुलेटर ले लिया या लेटेड भी अगर मैंने कोई कार्बन ले लिया, कार्बन के पास कितना भी मैग्नेटिक फील्ड क्यों ना डालता रहूं वो कभी भी मैग्नेटाइज होने वाला नहीं है। ओके, एल्युमिनियम ले लिया, कितना भी मैग्नेटिक फील्ड क्यों ना डालूं वो कभी भी मैग्नेटाइज होने वाला नहीं है। राइट, लेकिन वही अगर मैं आयरन ले लूं तो आयरन को जब मैं मैग्नेटाइज करूँ तो काफी जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी उसके डायपोल्स काफी जल्दी अरेंज हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम। साथ साथ में उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी काफी ज्यादा होती है। एल्युमिनियम भी आपका मैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन एल्युमिनियम के केस में ये है कि उसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होती कि वो किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ज्यादा देर रख सके। उससे ज्यादा तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो उसको खींच लेता है नीचे की ओर। ओके, लेकिन आयरन को अगर मैं किसी मैग्नेट में चिपकाऊं तो काफी देर तक उसके साथ चिपका रहता है, उसको ऊपर नीचे आगे पीछे भी करूं तो आयरन का बार या आयरन की कॉइन मेरे नीचे नहीं गिरती। लेकिन एल्युमिनियम के केस में कितना है, क्या है कि अगर मैंने एल्युमिनियम को रखा उसको अगर मैं किसी मैग्नेट के साथ अटैच करवाया तो ऐसा नहीं है कि वो अट्रैक्ट नहीं हुआ है, वो अट्रैक्ट हुआ है उसके साथ, लेकिन उससे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ खींच लेता है, मैग्नेटिक फील्ड उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाता। तो कुछ मटेरियल जो होते हैं वो काफी जल्दी अरेंज हो जाते हैं और उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है काफी स्ट्रांग होती है। कुछ मटेरियल ऐसे ऐसे होते हैं जिसको मैं कितना भी मैग्नेटिक फील्ड दूं वो अरेंज होगा ही नहीं, उसमें मैग्नेटाइजेशन होगा ही नहीं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी काफी वीक होती है, इवन ग्रेविटेशनल फोर्स से भी वीक हो जाती है, तो वो चिपकने के बजाय नीचे गिर जाता है। राइट, तो ये डिफरेंट मटेरियल का अलग अलग होता है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। नाउ अब यहाँ पे अगर मैंने दो एग्जांपल दिया कि एक आपके पास आयरन है और दूसरा आपके पास एल्युमिनियम है, और मैंने ये बताया कि आयरन की जो मैग्नेटाइजेशन अगर मैं प्रोसेस में गया हूँ या उसका मैग्नेटाइजेशन वैल्यू वैल्यू देखूँ तो उसका मैग्नेटाइजेशन वैल्यू काफी स्ट्रांग होता है, काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण से वो किसी भी मैग्नेट में जाकर आराम से चिपक जाता है। राइट, और काफी देर तक वो चिपका हुआ रहता है, काफी स्ट्रांगली वो चिपका हुआ रहता है। इसका मतलब कि वो जो आयरन कॉइन है मेरा या स्टील की जो मेरी कॉइन है, वो स्टील की कॉइन में जो डायपोल था वो काफी जल्दी अरेंज हुआ और उसका डायरेक्शन एक ही तरफ रहा, जिसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बढ़ गई, और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बढ़ने के कारण से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के कारण से दोनों चिपक गए। राइट, एल्युमिनियम के केस में नहीं होता है ऐसा। एल्युमिनियम में भी सारे डायपोल्स अरेंज हो जाते हैं, लेकिन उसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू उतना ज्यादा होता ही नहीं है कि वो ज्यादा देर तक उस
मैग्नेट के साथ चिपक के रहे, इवन वो ज़्यादा देर के क्या, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत कम वैल्यू होता है, उससे ज़्यादा तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो उस एल्युमिनियम को नीचे खींच लेती है। यानी ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट बता रहा है कि किसी में ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा देर तक चिपका रहता है, किसी में कम है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दूसरा पैरामीटर उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, सो कहने का मतलब क्या है कि लेट अस कंसीडर कि मेरे पास दो मटेरियल है और दोनों का मैग्नेटाइजेशन अगर मेरा अलग अलग है। ओके, सो मेरे पास दो मटेरियल है और दोनों का मैग्नेटाइजेशन अगर मेरा अलग अलग है, जैसा कि मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ठीक है ये मेरा कोई एक परमानेंट मैग्नेट है, दैट दिस वन इज अ परमानेंट मैग्नेट। तो ये मेरा एक परमानेंट मैग्नेट है, मैंने कंसीडर किया। दैट दिस अ परमानेंट मैग्नेट। तो एक मेरा ये परमानेंट मैग्नेट है। ओके, और इस परमानेंट मैग्नेट में मैं क्या कर रहा हूँ, ये काफी स्ट्रॉन्ग मेरा एक परमानेंट मैग्नेट है। लेट ऊपर मेरा नॉर्थ है, नीचे मेरा साउथ है, या कुछ भी हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक आयरन का कॉइन लिया। सो लेट अस, ये मेरा आयरन का कॉइन है। इस आयरन के कॉइन को अगर मैं इसके साथ चिपकाऊं तो ये काफी ज्यादा देर तक चिपका रहेगा। यानी ऊपर लग रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स, नीचे लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो है इसमें काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। लेट द मास इज m। अब अगर मैग्नेटिक फोर्स काफी स्ट्रांग है, सो कहीं ना कहीं इसके पास भी जो मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा और इसके पास जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा, दोनों का वैल्यू काफी ज्यादा रहा होगा। वैसे भी मैंने ऊपर वाले को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज किया, ये मेरा एक मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, राइट ना। यानी इसके पास काफी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रही होगी। किसके कारण से इसके पास मैग्नेटिक फील्ड आई है, मैग्नेटाइजेशन के कारण से आई है, ठीक है। तो लेट इट कंसिडर कि ये मेरा एक्सटर्नल सोर्स है और इसके पास मेरा मैग्नेटिक फील्ड bm है। bm इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसके पास अपना इनिशियली कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस के कारण से इस पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। तो m वर्ड इज यूज फॉर द मैग्नेटाइजेशन। ओके, क्योंकि आयरन को जब तक मैं मैग्नेटाइज नहीं करूंगा, मैग्नेटाइज करने का मतलब अगर मैंने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं डाला तो दिस इज नथिंग बट योर मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, सो अगर मैंने इसको मैग्नेटाइज किया हूँ, सो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। कंसिडर करो ठीक है इसके पास मैग्नेटिक फील्ड bm है। वही तरह से मैंने कंसिडर किया कि ठीक है मैंने सेम मैग्नेट लिया हूँ, ये मेरा सेम बार मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, एक्सटर्नल मैग्नेट है, मैंने लिया हूँ। ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है। अब मैंने क्या किया, एक एल्युमिनियम का कॉइन लिया और इसको इसके साथ अटैच कर दिया। सो लेट अस कंसीडर, ये मेरा एल्युमिनियम है और इसको मैं इसके साथ अटैच किया हूँ। सेम मास है, मास इसका सेम है, सारा चीज सेम है, लेकिन इस केस में भी मैं देखूं तो ऊपर मेरा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा और नीचे में मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। लेकिन इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू मैग्नेटिक फोर्स, तो ये आपका नीचे गिर जाएगा, एल्युमिनियम बार क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। ओके, सो मैं बोल सकता हूँ इसका जो अपना मैग्नेटाइजेशन वैल्यू रहा होगा, मैग्नेटाइजेशन के कारण जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आई होगी, ये काफी वीक रही होगी।
लेकिन इसके पास जो मैग्नेटाइजेशन वैल्यू आया वो काफी स्ट्रांग रहा होगा। ओके, यानी दोनों मटेरियल में तो ठीक है, मैग्नेटाइजेशन अगर सेम भी हुआ है, सेम डायपोल्स को अरेंज भी हुआ है, लेकिन हो सकता है कि इसका एक एक बार का मोमेंट का वैल्यू ही कम हो, है ना, एक एक बार का मोमेंट का वैल्यू ही कम हो। तो अगर मैं सारे डायपोल्स को अरेंज भी कर दूंगा इसका, फिर भी मेरा क्या होगा, ये फुल्ली मैग्नेटाइज्ड नहीं हो पाएगा। ओके, या इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रही होगी। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रही है तो क्या होगा, नीचे की ओर गिर जाएगा। यानी एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि कौन मेरा मटेरियल जो है वो मैग्नेट में चिपका रह जाएगा और कौन मेरा मटेरियल जो है वो गिर जाएगा, और उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जो कि डिफाइन किया जाता है डिग्री टू विच अ मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड, कि आखिर वो कितना मैग्नेटाइज्ड होगा। जो ज्यादा मैग्नेटाइज्ड होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू काफी ज्यादा रहेगी, जो कम मैग्नेटाइज्ड होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू काफी कम रही होगी। तो ये जो मैं मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस कर रहा हूँ, यानी डायपोल्स मोमेंट का अरेंजमेंट जो मैं कर रहा हूँ,